Hello guys, good evening. Or today is 31st December, and after few hours we will have a new year, and the year of happiness, year of new hopes, new things. Everything will be new when you will enter in 2026. So first of all, be kind, be precise in your work. आप सभी लोग खूब अच्छे बने रहें, अच्छी पढ़ाई करें, अच्छा कुछ करें लाइफ में, बिकॉज इंडिया इज़ अ ग्रोइंग पॉपुलेशन और इंडिया में पढ़ने लिखने वाले बच्चे बहुत सारे हैं जो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं. कुछ IAS बन रहे हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कुछ सेटअप कर रहे हैं अपने स्टार्टअप बिजनेस का. और इंडिया एक अच्छी इकॉनमी है नए बिजनेस को स्टैंड अप करने के लिए. बट कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं इंडिया में, उनको आप मत देखिए. आप अपना काम करिए, बस पढ़ाई लिखाई करिए. पढ़ाई लिखाई से ही आपका सॉल्व होगी सारी समस्याएं. पढ़ने लिखने से आपकी जो एक IQ है वो बढ़ेगा. और बेसिकली आई वुड से हियर इंग्लिश इज़ द मोस्ट important thing when you read and when you study, when you go through, when you speak, when you write, when you do anything, whatever you want to do that. Not only you get the meanings of that words, sentences, but also you understand what is English. So today I'm just going to give you the brief information about the part of speech. This is all about the basic information of grammar. पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली होता क्या है वो हम बताने जा रहे हैं आपको. वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन हाउ दे आर यूज्ड इन सेंटेंस. बेसिकली जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच होती हैं वो कैसे हमारी यूज़ होती हैं, वो बेसिकली हम कैसे उनका यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस में. दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. बैकग्राउंड में अगर कुछ आवाज़ें आ रही हो तो उनको इग्नोर करिए, क्योंकि हमारे घर में क्या ही बताया जाए, बच्चे हैं, उनको मानते नहीं हैं वो कीप ऑन टॉकिंग एंड टॉकिंग एंड टॉकिंग. सो प्लीज़ अवॉइड दिस, फोकस ऑन योर स्टडी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ टू द पॉइंट बातें करेंगे, कोई इधर की बात नहीं करनी है. हाँ, नए वर्ष की बात कर लें तो नया वर्ष हर साल आएगा, बट हमने क्या अचीवमेंट किया है, हमने क्या खोया है, हमने क्या पाया है, हम क्या आगे करेंगे, हमारी आगे की रणनीति क्या है, हम आगे क्या अचीव करने वाले हैं. 10 साल का एक अपना एज्यूम करके चलिए कि हम क्या कर सकते हैं 10 सालों में, 5 सालों में, 2 सालों में, और क्या क्या चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं. बस अपने उत्साह में कमी मत लाइएगा. कभी भी उत्साह में कमी आ गई तो आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे. ये आप जान के बिल्कुल समझ लीजिए. वही कहते हैं ना कि जिनके हौसलों में दम होती है वही ऊंची उड़ान भर पाते हैं. अब हौसला ही नहीं रह गया है बच्चों में. आजकल मोबाइल ने इतना ज़्यादा डी एम्प्लॉयड कर दिया है लोगों को कि अब वो एम्प्लॉयड हो गए. एम्प्लॉय उसमें बेसिकली वी आर एम्प्लॉयड इन मोबाइल. हम मोबाइल में ही एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, है ना. नौकरियां तो वैसे ही नहीं के बराबर हैं, जो हैं तो बहुत हाई फाई हैं, उसमें भी सब कुछ गड़बड़ है. बट हम यही कहेंगे कि आपको एम्प्लॉयमेंट मोबाइल में नहीं ढूंढना है, एम्प्लॉयमेंट आपको बाहर ढूंढना है, ठीक है ना. हाँ, जब कुछ नहीं बचता है तो आदमी लॉयर बन जाता है या तो फिर कुछ और बन जाता है. तो फिर आपको करना क्या है, आपको करना है अपने मन का काम, और मन के काम में बिल्कुल पढ़ाई नहीं छोड़नी है. बहुत से मैंने देखा है बाहर के देशों में लोग वर्क के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं. तो बट इंडिया में वी आर पैरासाइट. हम लोग पेरेंट्स पर डिपेंड हैं और पेरेंट्स पर ही डिपेंड होने की वजह से सारा गड़बड़ हो जाता है. तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो दैट इज़ आई एम टेलिंग यू कि आपको करना अपने मन का ही है. और आजकल बच्चे स्मोकिंग कर रहे हैं, आजकल बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, आजकल बच्चे पढ़ाई कम कर रहे हैं, बस इंग्लिश तो बिल्कुल नहीं पढ़ते. बहुत दुखी मन से कह रहा हूँ कि इंग्लिश बच्चे बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया इंग्लिश को है. सरकार भी निगलेक्ट कर रही है, बल्कि सरकार में जो बहुत से लोग बैठे हैं वो सब तो उनके बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं. बट हमारे इंडिया में बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं इंग्लिश. इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, बहुत काम आएगी भाई. मैं बार बार कह रहा हूँ, बिना इंग्लिश के नहीं चल पाओगे. तो इंग्लिश तो ज़रूर पढ़ना पड़ेगा. भारत में 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया है, तो तुम क्या कर सकते हो, कुछ नहीं समझेगा. चलिए 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं, 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं. वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स based on how they are used in a sentence.
सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं वो कैसे यूज किए जाते हैं ये बताना चाहते हैं। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, वर्ड्स जो होते हैं, वर्ड्स ये इतने इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मैं कह दूं कि वर्ड्स आर लाइक ट्रीज, तो इससे पहले तो मैं कहूंगा चलो कोई नहीं, रूट्स, ब्रांचेस एंड लीव्स। यानी कि आप जब फोनेटिक्स के उसमें जाएंगे तो वर्ड्स का क्या महत्व है। CAT कैट अगर आपने लिखा है तो इसमें 3 अल्फाबेट हैं और तीनों को अगर आप मिलाएंगे तब ये कैट बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा बच्चों, ध्यान रखना बेटा। तो इनका रूट कहाँ से आया, इनकी ट्रीज कहाँ से बनी, ब्रांचेस कैसे निकल के आई, शब्द कहाँ से, लैटिन है, ग्रीक है, फ्रेंच है, जर्मन है, कौन सा वर्ड कहाँ से निकल के आया, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। ये पढ़ने के लिए किताबों की जरूरत पड़ेगी माय डियर, आप समझ नहीं रहे शब्दों को। आपको लगता है आसान है, कहीं से आसान नहीं है। फिर तो लाइक का मतलब इस जैसे हैं, वर्ड्स का मतलब ये ट्री है हमारे लिए, रूट्स हैं, ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं। बट बच्चे तो आजकल कुछ समझते नहीं, बस रीडिंग कर लेंगे, सोचते हैं कि हम सब कुछ मैंने कर लिया है। हाउ कुड इट पॉसिबल, मेरी समझ में नहीं आया। अच्छा मेरी लाइफ में किसी को प्रॉब्लम हो गई है, मतलब मेरी लाइफ में प्रॉब्लम हो गई, मैं नहीं कर पा रहा हूँ लाइव, नहीं तो मैं लाइव सेशन करता था और लाइव आता हूँ तो आवाज़ चली जाती है, इसलिए रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, करूँ क्या। तो 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। नाउन, पहला है नाउन। नाउन का मतलब यहाँ पे संज्ञा है। संज्ञा मतलब जो पर्सन, प्लेस और थिंग और आइडिया को रिप्रेजेंट करती है। ये तो पुरानी ही डेफिनेशन है जिस सभी को मालूम है। यहाँ पर आइडिया का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब ऐसे वर्ड जिनमें सफिक्स लगा हो, TION लगा हो, NESS लगा हो, ठीक है, ION लगा हो, TRY लगा हो, ये आइडिया को रिप्रेजेंट, DOM लगा हो। आइडिया कैसा होगा, आइडिया जो भी होगा, देखो एक बात ध्यान रखो, नाउन 5 होते हैं ना, तो पर्सन यहाँ पे क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। प्लेस का मतलब यहाँ पे क्या, ये भी कॉमन प्रॉपर हो सकता है, ठीक है ना। थिंग्स का मतलब यहाँ पे कॉमन प्रॉपर हो सकता है। लेकिन जब थिंग्स में ध्यान रखना, मटीरियल नाउन में सकता है, मटीरियल नाउन में हो सकता है, ठीक है। और प्लेस में और पर्सन की जब बात करते हैं हम लोग तो उसमें कलेक्टिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन भी है, कॉमन नाउन भी है और प्रॉपर नाउन भी है। जैसे हम बता दें आपको, जैसे मैंने लिखा है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन का मतलब मैंने लिख दिया विकास सर, विकास सर, ये प्रॉपर होगा क्योंकि ये कैपिटल से लिखा गया है, ठीक है। फिर हमने अगर इसको मैंने कॉमन में लिखा तो कॉमन में लिखने के लिए मैंने कह दिया सर, ठीक, ये सर है, ठीक है। इसके बाद कॉमन की बात हो गई, यहाँ पे मैंने कलेक्टिव लिख लिया। कलेक्टिव नाउन में लिखा तो क्या लिखेंगे, अ ग्रुप ऑफ टीचर्स, ठीक है। या सर ना कह के यहाँ पे टीचर कह दें, हाँ ये कह देते हैं टीचर्स, टीचर और टीचर्स, ठीक है। उसके बाद अ ग्रुप ऑफ टीचर्स, ग्रुप ऑफ टीचर्स सॉरी। तो ये पुरानी बातें हो गई, इनको आपको रटने से मालूम चल जाता, वैसे भी मालूम चल जाता। वर्ड में ध्यान रखना, पूरे वर्ड में दुनिया का कोई भी अक्षर, पहला अक्षर ले लीजिए, वो बेटा नाउन है। आप कोई भी वर्ड ले लीजिए, वो नाउन बनाने में मैं काबिल हूँ, मैं कर दूंगा बेटा नाउन, उसको नाउन बना दूंगा। एक एग्जाम्पल देता हूँ, चलो यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ मैं। दुनिया में कोई भी अक्षर सर्वप्रथम नाउन है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ किसी भी सूरत हाल में, और मैं उसको जस्टिफाई करूंगा, उसको प्रूफ करूंगा। जैसे मैंने लिखा, आपको मैंने दे दिया प्रेपोजिशन, चलिए प्रेपोजिशन दे दिया, मैंने कहा इन इज अ प्रेपोजिशन। अब आपने कहा कि सर आपने इन यूज किया है और इन काम कर रहा है सब्जेक्ट के तरीके से। सब्जेक्ट का मतलब हो गया विषय, क्या है, स्टैटिव, ठीक। तो इसका मतलब इन यहां पे नाउन है, नाउन। फंक्शनल जो ग्रामर है वो नाउन है। फंक्शनल ग्रामर का मतलब यहाँ पे नाउन के तरीके से काम कर रहा है। उसके बाद ये वर्ब यूज किया गया, उसका ये कॉम्प्लीमेंट है, जो भी कह लो आप, ठीक है ना, या ऑब्जेक्ट कह सकते हो। तो देखिए 3 पार्ट हो गए, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट।
तो देखो मैंने इनको बना दिया नाउन, और अगर इसको बनाना हो प्रेपोजिशन तो मैं कहूंगा आई एम इन द क्लास रूम। अब देखिए इनके बाद नाउन आ गया, ये बेटा प्रेपोजिशन हो गया। तो तुम्हारी प्लेसमेंट ऑफ फंक्शन के बेसिस पर हम नाउन के कैटेगरी को डिवाइड करते हैं। तो कोई भी वर्ड ले आओ बेटा, हम नाउन बना देंगे, 100% बना देंगे, ये मेरी गारंटी है। आपको समझ में आएगा, कैसे आएगा वो समझने वाली बात है आपके लिए, ठीक है। तो नाउन आइडिया हो गया, मैंने बता दिया आपको इस तरीके से। प्रोनाउन का यूज क्या है? प्रोनाउन जो है वो नाउन को रिप्लेस कर देता है। क्या करता है बेटा? नाउन को रिप्लेस कर देता है। नाउन की जगह पर हम प्रोनाउन का यूज हमेशा से करते चले आ रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि प्रोनाउन बहुत सारे हैं, उनको यूज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैंने लिखा राम, तो राम की जगह पर हमको ही लिखना पड़ेगा। हमने लिख दिया सीता, सीता की जगह पे हमको शी लिखना पड़ेगा। तो ये जो मैंने वर्ड लिखे हुए हैं ये प्रोनाउन है और ये नाउन है। तो आपको यूज करना ही पड़ेगा, आपको कुछ भी कर लीजिए। अब मान लीजिए इन दोनों के एक साथ लिख दिया मैंने, तो इसके लिए हम लिखेगा ही और यानी वी, और वी के साथ में अगर आपको और लिखना है कुछ है कि तो हमने लिख दिया दे। दे के लिए अगर आपको लिख रहे हैं, दे में तीन होने चाहिए कम से कम 3 लोग, तो हमने लिख दिया राम कॉमा श्याम एंड मोहन। ठीक, तीनों के तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं? दे। वी नहीं बनाएंगे, वी केवल दो के लिए। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल अप्रोच लाइए, तभी आप इंग्लिश को ग्रैब कर पाएंगे। मैं बहुत समय से पढ़ा रहा हूं, मुझे मालूम है कि इंग्लिश कितनी डेप्थ में जाती है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आप इंग्लिश को रट नहीं पाएंगे। लिख के रख लीजिए आप, 100% मैं दावा कर सकता हूं। कोई भी टीचर हो, अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं अच्छी है, वो समझा नहीं पा रहा टीचर बच्चों को, तो उसका इंग्लिश रटा करके बच्चों को पढ़ाना, खुद भी रटना और बच्चों को भी रटाना कि भैया तुम रट लो बेटा। कोई भी स्टोरी हो उसको रटाने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी शिक्षक की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल इतनी बात कह रहा हूँ कि शिक्षकों को भी अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर बच्चों को ले जाना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग लेवल पर ले जाने के लिए टीचर को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इतने सेंटेंस देने पड़ेंगे कि वो परेशान हो जाएगा। रूल्स का कोई वैल्यू नहीं है, हम रूल्स पर बिल्कुल नहीं बात करते, हम बात करते हैं कंसेप्चुअल बेसिस पे और अंडरस्टैंडिंग पे। ये आपको बाद में समझ में आएगा, जब बहुत एज हो जाती तब समझ में आता है। तो भाई नाउन ने क्या किया, प्रोनाउन ने क्या किया? नाउन को रिप्लेस कर दिया। अब मैंने लिखा राम इज अ टीचर। तो राम को मैंने नाउन बना दिया, इसको रिप्लेस किया, तो हमने क्या लिखा? ही इज अ टीचर। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो खैर, एडजेक्टिव क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को। अब मैंने क्या लिखा? राम इज हैंडसम। तो ये जो नाउन लिखा हुआ है हमारा, इसी के बारे में कह रहा है। और हाँ ध्यान रखना, नाउन और प्रोनाउन दोनों कर सकता है, नाउन एंड प्रोनाउन दोनों कर सकता है, नो प्रॉब्लम। नाउन और प्रोनाउन दोनों को ये डिस्क्राइब करता है। इसका मतलब हैंडसम कौन है? राम है, इसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब हम यहां पे एक बात और कर सकते हैं। अब मैंने कहा राम इज अ हैंडसम बॉय। देखो भाई, बॉय को भी डिस्क्राइब कर रहा है। अब मैं राम की जगह पर कह दूं ही इज अ हैंडसम बॉय, तो ध्यान दीजिए आप, हैंडसम इसके लिए कहा गया है, इसके लिए नहीं। तो इसका पूरा का पूरा वर्ड कॉम्प्लीमेंट हो गया इसके लिए। तो थोड़ी सी बातें कंसेप्चुअल वे में पढ़ेंगे। बेसिक्स ऑफ ग्रामर बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, क्या ही बताया जाए। इतना इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ते पढ़ते दिमाग का दही कर लेंगे, लेकिन आपकी समझ में आएगा। थोड़ा टाइम, 2 महीने 3 महीने का समय देंगे आप, तो कर पाएंगे, ऐसे नहीं कर पाएंगे। रटने से कुछ काम चलना नहीं है। फिर वर्ब तो भाई क्या ही बताया जाए, वर्ब की तो बात ही अलग है भाई साहब। अब देखिए, मैं 2 बातें लिखने जा रहा हूं, दोनों को समझने की जरूरत है। देखिए यहां पे मैंने लिखा ही इज अ टीचर, ठीक है भाई। फिर मैंने लिखा ही इज टीचिंग इन अ स्कूल। ठीक भाई, यहां पे टीचर है, यहां पे टीचिंग है, ये है यहां पर मेन वर्ब और यहां पे ये है हेल्पिंग वर्ब। कुछ बच्चे इसको भी हेल्पिंग वर्ब बोल देते हैं। भाई कहां से हेल्पिंग वर्ब है और कौन सी फॉर्म बेटा है? ये बेटा V5 है। तो ध्यान देने वाली बात है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ में V4 आएगा। खैर आगे बात करेंगे हम लोग। तो वर्ब, अब यहाँ पे बात करने जा रहे हैं हम लोग
वर्ब की। वर्ब का मतलब एक्शन और स्टेट, स्थिति को। देखिए यहां पर स्थिति को दिखा रहा है, ये स्टेट है। यहां पर ही इज अ टीचर, कोई काम नहीं कर रहा है, एक्शन नहीं कर रहा भाई साहब, ध्यान दे समझिएगा। कितने वर्ड बेटा यहां पे हैं, ध्यान से देखिए, इज, एम, आर, वॉज एंड वर। ये अगर वर्ड केवल यूज हो रहे हैं और इनके बाद में या तो नाउन आ रहा है, या तो एडजेक्टिव आ रहा है, या तो एडवर्ब आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा ये चारों पांचों वर्ड कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, स्टैटिक वर्ब। स्टैटिक वर्ब यानी कि ये स्थिति को दिखा रहे हैं, स्थिति को दिखा रहे हैं। और अगर इनके बाद में हमने V4 लगा दिया या V3 लगा दिया तो एक्शन है। V3 का मतलब पैसिव हो जाएगा और V4 का मतलब एक्टिव में बनेगा। ठीक है भाई, चलो इतनी बात समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया बात है। यानी एक्शन और स्टेट। एक्शन कब होगा, देखो भाई मैंने कहा आई टीच, अब मैं यहां पे कुछ कम काम कर रहा हूं ना, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टीच कर रहा हूं, तो एक्शन हो रहा है। इसलिए इसका मतलब डूअर मैं हूं यहां पर, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्शन वर्ब हो गया। लेकिन अगर मैं कह दूं आई एम अ टीचर, अब मुझे बताओ क्या मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं आपको, नहीं, मैं तो टीचर हूं केवल। तो दोनों चीजों को समझना है और स्टैटिक वर्ब और एक्शन वर्ब का अंतर समझ में कहां से आएगा, यहीं से समझ में आ जाएगा। अगर इन शब्दों के बाद में नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, तो वो हो जाएगा आपका क्या, स्टैटिक वर्ब। लेकिन अगर इन शब्दों के बाद में V4 या V3 है, एक्शन वर्ड वाले हैं, कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जिनका जो एक्शन करते नहीं है, तो दिस इज ऑल अबाउट द वर्ब। बट अनदर थिंग हियर आई वांट टू टेल यू, यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। देखो भाई ध्यान से समझना, वर्ब बहुत सारे हैं, बहुत सारे वर्ब, लेकिन दो पार्टों में डिवाइड कर दिए जाते हैं। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इंट्रांजिटिव। ये दोनों ही आपको पढ़ने पड़ेंगे। ट्रांजिटिव का मतलब हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जरूरी है तभी ट्रांजिटिव समझ में आएगा आपको। और इंट्रांजिटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की जरूरत है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में बता दिया मैंने केवल। अब ये कैसे समझ में आएगा, ये वर्ब से समझ में आएगा। देखो मैंने कैसे समझाया आपको, देखिए यहां मैंने एक समझाया, आई टीच यू, देखिए इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। लेकिन अगर मैं कह दूं आई स्लीप यू, या यू हटा दीजिए, ठीक है, तो स्लीप अपने आप में पूरा वर्ड है, इसको जरूरत नहीं है ऑब्जेक्ट की। आई स्लीप के बाद अगर लगा के देखिए, आई स्लीप इन द बेड, आई स्लीप हियर, आई स्लीप देयर, आई स्लीप व्हाट और हु का रिप्लाई, हुम का रिप्लाई नहीं लेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रांजिटिव, ये इंट्रांजिटिव हो गया, ये ट्रांजिटिव हो गया। छोटी सी बात बता रहा हूँ मैं आपको, बाकी तो बहुत लेंदी है, यहाँ पे समझने के लिए, आपको समझाने के लिए बहुत समय लगता है। मैंने इसके वीडियो डाल रखे हैं ऑलरेडी, मैंने बताया है, पढ़ाया भी है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा वहाँ जा करके, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में पिछले वीडियो मेरे रखे हुए हैं। उसके बाद एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को करता है, एडवर्ब करता है और होल सेंटेंस को करता है। होल सेंटेंस जो करता है, ध्यान से, होल सेंटेंस को कर देता है। जैसे मैंने कहा ओनली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है, तो आप केवल कर सकते हैं। अब ये क्या है, एडवर्ब है, पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीजें और भी एडवर्ब में है, वर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव कैसे क्वालिफाई करता है, इसके अलावा एडवर्ब को क्वालिफाई कैसे करता है, सारी की सारी बातें यहाँ पे हैं। प्रेपोजिशन क्या करता है, शोज रिलेशन बिटवीन वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है, दोनों के रिलेशन को करता है। जैसे मैंने कहा इन द क्लास, तो इसको जोड़ने का काम कर रहा है। ऐसे मैंने कह दिया कम इन, देखिए कितना बढ़िया है। अब मैं लिख दिया कम इन द क्लास, यहां भी फुल स्टॉप लगा दी, यहां फुल स्टॉप। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये इंपरेटिव है, इंपरेटिव दोनों हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, एक में मैंने पूरा लिख दिया है इन द क्लास, कम इन द क्लास, कम इन द रूम, एनीवेयर। तो ये जो लिखा हुआ है पार्ट, इतना पार्ट, ये यहां पर ये प्रेपोजिशन है और यहां पर ये एडवर्ब है। ये क्या है, यहां पर ये एडवर्ब है और ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है।
ये वेयर का रिप्लाई है और ये भी वेयर का रिप्लाई है, लेकिन यहां पे नाउन आने की वजह से ये बन गया आपका प्रपोजिशन और ये बन गया एडवर्ब। देखिए प्लेसमेंट से बदल गया मामला, वहां पर वो एडवर्ब है, यहां पर बेटा प्रपोजिशन है। क्यों? क्योंकि ये नाउन को जोड़ रहा है। देखो जरा, अब ये वर्ड कौन कौन जोड़ सकता है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है। वो एडजेक्टिव को भी जोड़ सकता है, वो एडवर्ब को भी जोड़ सकता है, वो नाउन को भी जोड़ सकता है। इस तरीके से नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव को जोड़ने का काम क्या कर रहा है, ये कर रहा है आपका प्रपोजिशन। फिर आता है कंजंक्शन की बात करते हैं। कंजंक्शन जो होता है वर्ड्स को भी जोड़ता है वो, और सेंटेंसेस को भी जोड़ता है। वर्ड्स जैसे जोड़ने का काम कर दिया आपने, जैसे मैंने लिख दिया वाइज एंड कूल। अब देखो कंजंक्शन ये है, दोनों को जोड़ दिया, दोनों एडजेक्टिव है, तो दोनों को जोड़ने का काम कर। सेंटेंस में ऐसे लिख दो, आई एम वाइज एंड आई एम कूल एंड ही इज कूल, सॉरी ही इज कूल, ही इज कूल। तो दोनों ही सेंटेंस में जुड़ गए। यहाँ पर देखो बहुत तरीके से समझना है आपको, ये एकदम से समझ में नहीं आने वाला है। हमने पहले दोनों सेंटेंस नहीं बनाए, मैंने केवल लिख दिया आई एम वाइज एंड ही इज कूल, सेंटेंस के बीच में एंड लगाया, कंजंक्शन है, दो सेंटेंस को जोड़ दिया इसने। अब क्या मतलब हुआ यहाँ पे, अब मैं इसे हटा देता हूँ और मैं ये भी हटा रहा हूँ। अब देखिए वाइज एंड कूल, दो वर्ड को जोड़ने का भी काम कर रहा है। इसके बाद इंटरजेक्शन क्या है, शोज हिडन फीलिंग्स। अब ये जो हिडन फीलिंग्स से कहते हैं ना, मुझे चोट लगी, आउच, वाओ, ब्रावो, या ये जितने वर्ड हम बोलते हैं इंटरजेक्शन होते हैं और आपकी फीलिंग्स को सडन इंप्रेशन में दिखाते हैं। तो ऑल ऑफ यू, ये छोटा सा लेक्चर जो मैंने दिया है इसको नोट कर लीजिएगा, जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं। ये लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेके चल रहा हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे समझनी है फंक्शनल लेवल पर। देखिए मैं रोज का ही काम करता हूँ। देखिए आज भी 31 दिसंबर है और देखिए डेट डाल रखी मैंने यहाँ पर, ये देखिए डेट डाल रखी है और मैंने 30 डेज आर मोर पावरफुल वोकैब, मैं देखिए इससे पढ़ रहा हूँ, इसी से पढ़ रहा हूँ। मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर, और मैं नोट करके इनके नोट्स बना करके PDF बना लूँगा। जिन भी बच्चों को ज़रूरत पड़ेगी कंपटीशन वाले बच्चों को, उनको देने की कोशिश करूँगा। लेकिन कंपटीशन वाला बच्चा इस शहर में है ही नहीं, और है भी तो वो ऐसी कोचिंगों में पढ़ा हुआ है जहाँ पर रूल्स के नाम पर ऐसा थोपा जा रहा है बच्चों के दिमाग में कि वो रूल्स पढ़ते पढ़ते पागल हो गए हैं। कंसेप्चुअल अप्रोच पढ़ाई नहीं